हे गाइस, आई होप आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और इन दिस पैंडमिक पीरियड आई आई विश कि आप न सिर्फ अच्छे हैं, आप परिजनों का भी ख्याल रख रहे हैं. सो लेट्स इस वीक ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली कमोडिटी मार्केट्स में काफ़ी हलचल हुई है. So I'll give you a quick recap whatever has happened and could it mean something very significant या कुछ ऐसे इवेंट पॉसिबल हैं, हो सकते हैं जो न सिर्फ ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट्स खास तौर पे इम्पैक्ट करें. तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर ट्रैक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि गोल्ड हैज़ क्रॉस्ड 1800 लेवल और सिल्वर 27 लेवल के ऊपर आ चुका है. तो हालांकि लोग ये बोलेंगे कि दीज वर द लास्ट ईयर्स हाई, सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट इट. तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कमोडिटीज़ आर नॉट लाइक बिटकॉइन या फिर डिफरेंट एसेट्स. व्हेन कमोडिटीज़ राइज इट जनरली मीन्स कि मैक्रो लेवल पे कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है. तो अभी अगर आपने देखा होगा तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का थिंग्स आर गेटिंग हीटेड अप और इसकी वजह से एल्यूमिनियम शूट कर रहा है. और एल्यूमिनियम तो सिर्फ एक एग्जांपल है. कॉपर लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया है एंड व्हेन सप्लाई चेन्स आर क्लॉग्ड एंड इकोनॉमीज आर नॉट ऑन फुल थ्रॉटल. तो अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज फुल पोटेंशियल पे नहीं है, उसके बाद भी अगर कमोडिटीज राइज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है. अब इसका बेसिक समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई सामान भी बाहर से खरीदते हो, जैसे आपने बनाना खरीदना है तो वो कैसे कोट होता है, 1 डजन बनाना फॉर 30 रुपीज़. तो एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. इसी तरह से सोना होता है कि 1 केजी बनाम इतने रुपए, या फिर आप पर कुछ भी आप ले लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर इज जनरली अ करेंसी. तो क्या हुआ है कि जो न्यूमरेटर है, हमारे ऊपर की तरफ न्यूमरेटर होता है, उनकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है. गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया. लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर में करेंसीज हैं लाइक यूएसडी, आईएनआर या येन, पाउंड, दरहम, वो पैंडेमिक काल के बाद उनमें आग लगा दी गई है. उनमें इतनी ज़्यादा एक्सेस करेंसी क्रिएशन करा गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई है. तो अगर आपको ये पहले तो मैंने आई ट्राइड टू गिव यू अ पिक्चर कि बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के अनलीश हुए चीज़ें महंगी क्यों हो रही हैं, बिकॉज करेंसी की ओवर सप्लाई हो गई है. और अगर ये चीज़ अगर आपको कमोडिटीज़ में नहीं नज़र आ रही है तो आप क्रिप्टो करेंसीज का रुख करिए. क्रिप्टो करेंसीज जिस हिसाब से भाग रही हैं, कोई भी एसेट, इन्वेस्टेबल एसेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेकुलेशंस एंड अदर एसेट, यू कैन नॉट हैव अ राइज विच इज सिनोनिमस टू अ बिटकॉइन. और आजकल तो डोगे कॉइन, कम रॉकेट, पता नहीं, मतलब परवजन की भी सीमा है. अब उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स आने लगे हैं. तो आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन वर्ल्ड. और कैसे अब इन्वेस्टर्स या इवन ट्रेडर्स, अब उनको मतलब ही नहीं है कि उनको ये लगता है कि मार्केट में सिर्फ कोई भी चीज़ खरीदो वो ऊपर जा रही है क्रेजीली. एंड सबसे ज़्यादा इसमें यंग इन्वेस्टर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड. अभी वो इसलिए फील नहीं कर रहे हैं ट्रैप्ड क्योंकि पहले वो 100 रुपये लगाएंगे, जब 100-200 हो जाएगा तो उसमें 1000 रुपये लगाएंगे, और जब 1000-10,000 होगा तो वो अपना घर बेच के उसमें 10 लाख रुपए लगा देंगे और तब क्रैश आ जाएगा और 10 लाख की वैल्यू 10,000 भी नहीं रह जाएगी. अगर आप क्रिप्टो में हैं तो ये खासकर मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्रिप्टो में आप स्टेट लॉटरी टिकट की तरह उसे ट्रीट करिए कि 10 रुपये का ले लिया, 100 बन गए तो ठीक, नहीं तो मेरा कोई ऐसा घर भी नहीं बिका जा रहा कि उसमें लॉस हो जाए. और अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो कमोडिटी, वी एट इनोवेस्टर्स हैव बीन सजेस्टिंग प्रेशियस मेटल फॉर लास्ट 3 years. यस, हम कोई अभी नया उग के नहीं आए हैं न्यूज़ पढ़ के कि क्रिप्टो ये प्रेशियस मेटल खरीद लो. एंड कमोडिटी स्टॉक्स आपने देखा होगा, टाटा स्टील, बीएसएल क्या हुआ. इसके अलावा डिफरेंट, हम मिड कैप या स्मॉल कैप मेटल सेक्टर में इसलिए भी बुलिश हैं बिकॉज उसमें बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इतना डेट के अंदर रील नहीं करती. हमने टाटा स्टील जब था उसको इसलिए नहीं पिक किया हुआ था क्योंकि उसके बैलेंस शीट पे काफ़ी डेट था. अब उन्होंने डेट भी रिड्यूस कर दिया. और टाटा स्टील, बीएसएल में तो
बहुत ही क्या कहते हैं जल्दी उन्होंने जब से अंडर मैनेजमेंट ऑफ टाटा स्टील आया है, भूषण स्टील का कायाकल्प हो चुका है। सो आगे जाके अब नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करे, स्टॉक प्राइस भी टाटा स्टील की भाग गई है, क्या हमें लेना चाहिए या कमोडिटीज़ में कैसे इन्वेस्ट करें। तो मैं जब भी कमोडिटी की बात हुई है, आई ऑलवेज टोल्ड यू कि प्लीज़ 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 अक्वायर ओनली फिजिकल एसेट्स, डू नॉट रन आफ्टर ETF या MCX में। अगर आप वेल वर्स्ड नहीं हैं, आपको नहीं पता कि कैसे कमोडिटीज़ काम करते हैं, तो डू नॉट स्पेकुलेट इन MCX। आई एम सॉरी, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन क्रूड ऑयल वाला वो फियास्को रिपीट हो गया, जब वो जीरो पे चला गया था, तो आपका घर बिक जाएगा और आप मार्जिन कॉल पूरी नहीं कर पाओगे। तो आगे व्हाट शुड बी अ वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले ये जो करेंसी क्रिएशन हुआ है, इट ब्रिंग्स अबाउट इन्फ्लेशन। मैंने आपको समझाया ना कि क्रिप्टो करेंसी हाइपर इन्फ्लेशन दर्शा रहे हैं और कमोडिटीज इन्फ्लेशन दर्शा रही हैं, लेकिन कमोडिटी बाय नेचर आर वेरी डेंस। आपने मतलब आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट गोल्ड बाय इट्स नेचर इज अ वेरी डेंस मटीरियल। सो फिजिक्स के अनुसार भी कोई अगर बहुत चीज़ है तो वॉलिटिलिटी उसको सबसे लास्ट में इम्पैक्ट करेगी। और सेंट्रल बैंक्स चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन आए, थोड़ा ग्रोथ आए। गोल्ड को आप मत बोलिए इन्फ्लेशन आए, क्योंकि अगर गोल्ड में इन्फ्लेशन आ गया ना तो डेवलप्ड इकोनॉमीज तो वाइप आउट हो जाएंगी। एंड जितने मेरे डेवलपिंग इकोनॉमीज के लोग हैं, दे शुड बी रियली हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू हैव लाइक ज्योग्राफी या हिस्ट्री आपको कितनी पता है, बट इतिहास में जितनी गुलाम नेशन रहे हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका रहा हो, चाहे वो अफ्रीका रहा हो, और चाहे वो इंडिया रहा हो, वी हैव बीन मिनरल एंड कमोडिटी रिच। एंड ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा हमेशा हम लोगों को यही चलाया जाता है कि हमारी कमोडिटी हमारे उपयोग की नहीं है, तुम हमें दो, हम उसे फाइनेंशियलाइज करके उसे बहुत अच्छा वो कराएंगे। देखो, मार्केट क्रिएट करना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन वेनेजुएला को इन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन से मार दिया। अफ्रीका के कितने नेशन जो कोबाल्ट वगैरह बनाते थे, वहाँ जेनोसाइड या फिर रिजीम चेंज करके वो किया है, और इंडिया किसी तरह बचा रह गया है। तो अब अगर आपको अपना अगर पोर्टफोलियो इंश्योर करना है, मैं कह रहा हूँ इंश्योर बिकॉज एवरीथिंग इज शूटिंग, आप चाहे उस पर नज़र घुमाए या नहीं कराए, नज़रअंदाज करना आपकी मर्जी है। But if you have a portfolio which spans in more than 2, 3, 5, 10 lakhs, so it's high time that you get into something tangible, something some companies, especially commodities company which don't have debt. मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो एक मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी हो जिसके ऊपर डेट ही नहीं है, तो आप समझ लो आप गुड्स बेसिकली, सर्विसेज तो नहीं, गुड्स आप बेच सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट इंटरेस्ट पेमेंट मेरा क्या होगा। और शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी ज़्यादा ये हाई कमोडिटी प्राइसेस की वजह से डिविडेंड पे आउट या फिर रिटर्न ऑन एक्विटी पे बहुत ज़्यादा उस फ्रंट पे काफ़ी अच्छा करेगा। तो दैट इज़ देयर। और आने वाले समय में जिस हिसाब से कमोडिटीज़ आर मूविंग, ये अच्छे सिंबल साइन नहीं है, बिकॉज ये ओमिनस होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कमोडिटी और खासकर गोल्ड सिल्वर एक लेवल के बाद बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। जेनेट येलन ने अभी मजाक में ही बोल दिया था कि हम तो रेट बढ़ाएंगे, गोल्ड थोड़ा सा डिप हुआ, उसके 2 दिन बाद जो उसने कूटा है कोमेक्स पे गोल्ड एंड सिल्वर के शॉर्टर्स को, तो प्लीज़ स्पेक्यूलेशन से थोड़ा बहुत हटिए, आप इंडियन हिस्ट्री को समझिए, थोड़ी फिजिक्स पढ़िए, थोड़ा कमोडिटीज़ के बारे में रिसर्च करिए, क्योंकि सुपर साइकिल और बिजनेस साइकिल, कमोडिटी साइकिल जब आती है, और अभी भी हम अर्ली स्टेज में हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बुल रन का 90% मूव उसके 10% टाइम पे आता है, एंड यू आर वेरी अर्ली इन इन्वेस्टर्स इज प्रिटी अर्ली, आवर क्लाइंट्स आर प्रिटी अर्ली। सो फाइंड योर सेल्फ अ गुड कमोडिटी कंपनी, इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आपको लैंड एसेट भी लेना है तो मेक श्योर इट इज़ एग्रीकल्चर एंड ओल्ड इंडस्ट्रियल लैंड। आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल में अभी मत भागें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दिस इज़ ऑल इन ऑल। मैं आपको हार्ड फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स में, सो कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये शायद नहीं पता, लेकिन फाइनेंशियल एसेट की स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट और उस करेंसी, जिस भी करेंसी का वो फाइनेंशियल एसेट है, उस पर डिपेंड करती है
और इंटरेस्ट रेट नीचे ला के मैसिव करेंसी प्रिंटिंग कर दी गई है, तो आपके फाइनेंशियल एसेट इतना अब यूनिक नहीं रहा है, मतलब यूनिक भी नहीं रहा है, मतलब इट इज़ एट अ रिस्क कि अगर अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके गए, जो कि उन्हें ले जाना पड़ेगा, इट डजेंट मेक एनी सेंस कि इतना लिक्विडिटी इंजेक्शन के नाम पे रेट नीचे करके मार्केट को पंप कर दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डिनोमिनेटर में बाढ़ ला दी है, तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए कमोडिटीज शूट कर गई हैं, और एक पॉइंट के बाद अब इनके हाथ में नहीं रहेगा जब सप्लाई चेन क्लॉग्ड है। और ये थोड़ा ट्रेड वॉर से भी रिलेटेड है, करेंसी वॉर से भी रिलेटेड है, और लोगों को नहीं पता है, बट वी आर इन अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। वो आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि जमीन पे ना बम चल रहे हैं, ना नौजवान मारे जा रहे हैं, लेकिन हाँ आर एल्डरली एंड एजेड पीपल आर गेटिंग इम्पैक्टेड। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू मोर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हालांकि उसमें काफ़ी सच्चाई है और मेरे पास फैक्ट्स है प्रूव करने के लिए, बट प्लीज़ जितना कमोडिटी मार्केट बता रही हैं, एग्री कमोडिटीज, लंबर प्राइसेस एक साल में 3 गुना हो गए। क्या घर बन रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं क्या यूएस में घर? नहीं, इट्स जस्ट एक मैसिव जो मनी प्रिंटिंग स्प्री हुई है, तो जो पैसा छापा हुआ है वो अब स्टोर ऑफ वैल्यू ढूंढ रहा है, और वो स्टोर ऑफ वैल्यू पागलों की तरह उन एसेट्स को चेज कर रही है जो उनको थोड़ी भी स्टेबिलिटी दे दें। और मैंने आपको बताया ही, गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डेंस फॉर्म, और सबसे छोटा एरिया में आप जो वैल्यू स्टोर कर सकते हो वो गोल्ड है। इतना बड़ा होता है 1 किलो गोल्ड, और रुई का फहा इतना बड़ा। तो अगर आपको अपनी वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको ऑब्वियसली गोल्ड लेना पड़ेगा, एंड दैट हैज़ बीन आवर इंडियन ट्रेडिशन। हमें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, और मूर्खों को सुनने की ज़रूरत नहीं, जिनको वो अगर स्टॉक एनालिसिस भी करते हैं ना, तो उनको स्टॉक एनालिसिस का बेसिक नहीं पता, वो आपको दूसरे एसेट्स में क्या इन्वेस्ट कराएंगे। So get yourself educated, get yourself insured, and happy investing. We'll see you next time.